वेलकम टू मेजर एच.एस. कल्सीज बालू एकेडमी। आई एम मिस्टर देवेश, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लासेस में भी आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस करे थे, तो हम आज भी आपके बायोलॉजी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम सब बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊंगा ताकि आपको मालूम चल जाए कि बेसिकली इसका पैटर्न क्या पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी टेस्ट पेपर, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट जनरेटिव पावर इज अ फीचर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार ऑप्शन है आपके पास, ब्रेन, स्किन, बोन और लिवर। इनमें से, इन सभी ऑर्गन्स में से किनका ऐसा सेल्स होता है, किस ऑर्गन्स के सेल्स जिसके पास जनरेटिव पावर मतलब मल्टीप्लाइंग पावर या डिवीजन पावर बहुत ही ज्यादा कम होती है, मतलब इनके सेल्स जल्दी डिवाइड नहीं करते। तो अगर मैं ऑप्शंस बताऊं, जैसे आपका स्किन है, स्किन में बेसिकली आपके कौन सेल्स पाए जाते हैं आपने नाम सुना होगा, बहुत सेल्स होते हैं, मिलेनोसाइट होते हैं, या एपिडर्मिस पे बहुत से सारे सेल होते हैं आपके, एपिडर्मिस पे सोमैटिक सेल होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल होते हैं। अब जैसे कि अच्छा खासा आपका स्किन जो होता है ना, अच्छा खासा डिवीजन शो करता है, स्किन के जो सेल्स होते हैं बहुत वाइड रेंज ऑफ डिवीजन आपके शो करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं लिवर, आपको मालूम है कि लिवर अकेला ऐसा इंटरनल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में विच कैन रीजनरेट अप टू 85%। लिवर के जो सेल्स होंगे, लिवर के सेल्स को बोला जाता है आपका हिपैटोसाइट। ये होता है आपका हिपैटोसाइट। इसकी डिवीजन बहुत ज्यादा होती है, इसकी डिवीजन पावर जो होती है आपकी बहुत ही ज्यादा होती है। तो हमसे तो लीस्ट पूछा है ना, ये तो आपका मोस्ट में आ गया। एक ये कट कर दो, ऑप्शन ये कट कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब आपका जो बोन होता है, बोन में जो सेल्स पाए जाते हैं, द सेल्स ऑफ बोन आल्सो नोन एज ऑस्टियोसाइट। बोन्स के जो सेल कहलाते हैं उनका नाम होता है आपका ऑस्टियो। ऑस्टियो वर्ड आपका बोन को इंडिकेट करता है और साइट आपके सेल। ऑस्टियोसाइट हम किसको बोलते हैं, बोन्स के सेल को। बोन के सेल्स भी जो होते हैं ना वो अच्छा खासा ग्रोथ शो करते हैं, अच्छा खासा डिवीजन शो करते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, सी, डी और बी। तो हमारा एक सिंगल ऑप्शन क्या बचा आपका, ब्रेन। देखो ब्रेन में जो सेल्स पाए जाते हैं ना, मेनली उनको नर्व सेल या न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन, आपको मालूम है बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं आपके नर्वस टिश्यू। और आपने ये भी सुना होगा जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो जल्दी डिवाइड नहीं करते, इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि डिवाइड करेंगे, नॉर्मली डिवाइड करते ही नहीं है। होता क्या है, ब्रेन में आपके नर्व सेल पाए जाते हैं, नर्व सेल बोल लो या आप उसको बोलो न्यूरॉन। इनके पास जो डिवीजन कैपेसिटी होती है ना बहुत ही ज्यादा लिस्ट होती है, बहुत कम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे कम डिवीजन जो शो करता है कौन शो करता है आपका, ब्रेन के सेल्स। तो आप हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो क्या होगा आपका, ब्रेन। बाकी आप देख सकते हो कि स्किन है, स्किन में आपके मिलेनोसाइट पाए जाते हैं, स्किन में आपके एपिडर्मिस के लेयर में सोमैटिक सेल्स पाए जाते हैं, अच्छा खासा डिवीजन शो करते हैं। लेकिन आपका लिवर, लिवर आपको मालूम है लिवर आपका अकेला ऐसा ऑर्गन होता है जो कि रीजनरेट कर सकता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कह लो, सबसे लार्ज इंटरनल ऑर्गन कह लो, वो क्या होता है हमारा लिवर। ये आपका रीजनरेट कर सकता है अप टू 70 टू 80% के आसपास रीजनरेट आपका कर सकता है। अगर मैं बोन की बात करूं तो बोन के डिवीजन वैसे बहुत अच्छा खासा शो करते हैं, इसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। बोन्स में जो सेल पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ये भी अच्छा खासा डिवीजन आपका शो कर सकता है। लेकिन अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन में आपके नर्व सेल या न्यूरॉन पाए जाते हैं, ये आप कह सकते हो डज नॉट मल्टीप्लाई, ये आपके मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन बोलो डिवीजन बोलो ये शो नहीं करते, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा which type of acid is predominantly found in fruits like grapes, bananas and tamarind। अच्छा तो देखो कौन सा एसिड होता है जो कि आपके ग्रेप्स में, बनाना में या टेमरिन में पाया जाता है। तो आपने सुना होगा कि ग्रेप्स देख लो या बनाना देख लो, बनाना जब आप देखोगे ना, जब बनाना आपका रॉ होता है तो बहुत ज्यादा ना ये हल्का सा स्लाइडली सॉर नेचर का होता है। तो इसमें देखो एक लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड को हम बोलते हैं मसल क्रैम्प, जो कि कहां बनता है हमारे बॉडी में, मसल सेल्स में। अगर हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे मसल्स में किस चीज की फॉर्मेशन होगी, लैक्टिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, मसल क्रैम्प। ये तो बनेगा नहीं। ऑक्सलिक एसिड जो होता है ये आपके प्लांट के अंदर ज्यादा बनता है, ऑक्सलिक एसिड, और हमारी बॉडी में भी बनता है। अगर आपके ऑक्सलिक एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट करते हैं ना
तो हमारी बॉडी में ऑक्सलेट बनता है। ऑक्सलेट को हम स्टोन बोलते हैं, हमारी बॉडी में स्टोन फॉर्म होता है ना, वो ऑक्सलिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है बेसिकली वो आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेप्स बनानास में इतने ज्यादा नहीं पाए जाते। लेकिन आपका जो एक एसिड है टैट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड जो होता है ना व्हाइटिश कलर का होता है और क्रिस्टल की तरह दिखता है, क्रिस्टल की तरह। और टैट्रिक एसिड की वजह से ही आपके ग्रेप्स का, बनाना का जो टेस्ट होता है ना, वो हल्का सा सावर होता है और फ्रेश होता है, टैट्रिक एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा इन चारों में से वो होगा आपका टैट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the correct sequence of bioelements in the human body in decreasing order। मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट जो होता है हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, देखो तीन ऑप्शन में ऑक्सीजन 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 ज्यादा है, डी में कार्बन है। तो हमारी बॉडी में कार्बन का जो अमाउंट होता है ना बेसिकली लगभग लगभग वो 18% होता है। कार्बन का जो अमाउंट होता है हमारी बॉडी में वो होता है लगभग लगभग 18%। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है बेसिकली आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 65% होता है हमारी बॉडी में। अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का भी जो परसेंटेज होता है बेसिकली आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 9.5% के आसपास होता है, ये 9.5% के आसपास। अगर मैं बात करूं आपके नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी में अच्छी खासी क्वांटिटी में पाया जाता है और अप्रोक्सीमेटली आपके 3 के आसपास 3.2% के आसपास ये भी आपका पाया जाता है। फिर आगे आपका कैल्शियम, कैल्शियम भी जो होता है हमारी बॉडी में, आपको मालूम है हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम जो होते हैं ना, पूरी स्केलेटन सिस्टम और टीथ इन सबको मिलाकर के हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, एक बच गया आपका फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस जो होता है, अच्छा कैल्शियम हमारी बॉडी में 1.5% पाया जाता है और फोस्फोरस हमारी बॉडी में 1.2% पाया जाता है। मैंने हमारी बॉडी में बायो एलिमेंट्स जो है सबके मैंने लिख दिए कि कौन कितना एबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन, तो ये आएगा आपका पहले नंबर पे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है हमें, सबसे पहले आएगा हमारा ऑक्सीजन, ये वाला ऑप्शन काट दो। तीन ऑप्शन ऑक्सीजन के, इसके बाद का देखो क्या पाया जाता है, इसके बाद का पाया जाता है आपका कार्बन, सेकंड नंबर पे कार्बन होना चाहिए, ए वाला ऑप्शन काट दो, तब दो बच गए। थर्ड नंबर पे अगर आप देखो तो थर्ड नंबर पे आपका नाइट्रोजन, तो पहले आएगा आपका ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका कार्बन, फिर आएगा आपका फिर आएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आएगा आपका हाइड्रोजन, फिर आएगा आपका नाइट्रोजन, फिर आएगा कैल्शियम, फिर आएगा आपका फोस्फोरस। तो हमारा सही ऑप्शन जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आपका ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज मालूम होना चाहिए कि हमारी बॉडी में बायो एलिमेंट्स के परसेंटेज कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे। Which among the following cells is capable to develop any type of cell in our body? कौन सा ऐसा सेल होता है इन तीनों में से, एंडोथीलियल, एंडोडर्मल, स्टेम या नन ऑफ द अबव, जो कि हमारी बॉडी में किसी भी टाइप के सेल को फॉर्म कर सकता है? तो इसका ऑब्वियस आंसर है, इसका ऑप्शन है आपका स्टेम सेल। अब स्टेम सेल के बारे में सुनो कि जब बेबी की फॉर्मेशन होती है ना, जब आपके बेबी के ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं यूट्रस के अंदर, तो एक ऐसा सेल होता है जो कि किसी भी काइंड के ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है, किसी भी टाइप के सेल को फॉर्म कर सकता है, उसी सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपके अपने स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखते हैं। मान लो अगर किसी का ऑर्गन फेलियर हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी में ब्लड की कमी हो गई, तो अगर उस इंसान ने अपना स्टेम सेल जो है वो प्रिजर्व करके रखा था बहुत पहले, तो अब उसका यूज आ सकता है और वो अपना कोई भी डिजीज, बड़े से बड़े डिजीज क्योर कर सकता है। तो स्टेम सेल्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि किसी भी सेल में वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है Which of the following organisms grow on common bread? कॉमन ब्रेड आपने देखा, कॉमन ब्रेड जो होता है वो उस पे ना आपके ब्लैक फंगस आ जाता है। तो एक बात बताओ, बैक्टीरियम तो फंगस नहीं होता ना, ईस्ट देखो ईस्ट भी ब्लैक कलर का फंगस नहीं होता, वायरस तो फंगस होता है नहीं, तो आपका एक म्यूकर बचा। म्यूकर को हम जानते ही ब्लैक फंगस के नाम से, म्यूकर को हम जानते ही ब्लैक फंगस के नाम से है, जो कि आपके
कहाँ पर आपके कॉमन ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं और आपके ब्रेड का जो कलर होता है स्लाइटली ब्लैकिश कलर का हो जाता है, आपने देखा होगा। वो किसकी वजह से होता है? आपके म्यूकर की वजह से, जो कि इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? ब्लैक फंगस के नाम से। Which among the following is true attribute to polar bear? मतलब पोलार बियर को लेकर के इसमें सही स्टेटमेंट क्या है? क्या पोलार बियर आपका हर्बीवोरस होता है? एक बात बताओ, पोलार रीजन में ना वैसे भी आपकी वेजिटेशन थोड़ी कम होती है, वैसे भी आपके पोलार बियर हर्बीवोरस नहीं होते। हर्बीवोरस नहीं होंगे तो ऑमनीवोरस भी नहीं होंगे। ऑमनीवोरस का मतलब है कि हर मतलब वो आपका वेजिटेबल भी खाए और आपका फ्रूट मतलब मीट भी खाए, वो तो खाते नहीं है। अच्छा, कार्निवोरा होता है पूरा का पूरा आपका सबसे टॉप ऑफ द फूड चेन आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन में सबसे टॉप ऑफ द फूड चेन में होता है, वो होता है आपका पोलार बियर। ये छोटे मोटे सील को खाता है, सील का नाम सुना होगा आपने, सील को खाता है ज्यादातर, सील को खाता है, फिशेस को खाता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो आपका पोलार बियर होता है तो वो आपका बिल्कुल पूरा का पूरा आपका प्योर कार्निवोर होता है, ठीक है। आपके फिश खाएगा, आपके सील खाएगा। ये सील क्यों खाते हैं? ताकि देखो सील की बॉडी में ना फैट बहुत ज्यादा होता है, अगर ज्यादा सील कंज्यूम करेगा ना तो ऑब्वियस है इसके जो पोलर बेयर जो होगा उसकी बॉडी पे भी तो फैट की लेयर लगेगी। वो रहे ऐसे इलाके में रहे, हैबिटेट में रहे जहां पे ठंड बहुत ज्यादा है, तो उसको फैट की तो रिक्वायरमेंट है ही है। तो जिसके हिसाब आप कह सकते हो कि इसीलिए वो बहुत ज्यादा सील खाता है। तो वो आपका टॉप कार्निवोर होता है, मतलब टॉप ऑफ द फूड चेन होता है आर्कटिक रीजन में। कौन? पोलर बेयर। फोडोफोबिया इज द फियर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। फोबिया मतलब डर होता है, फोडो मतलब होता है आपका कहीं ना क्या कहते हो ट्रैवलिंग। किसी भी इंसान को ट्रैवलिंग से फेयर जो आता है वो किसकी वजह से आता है? होडोफोबिया की वजह से। और आप कह सकते हो वो इंसान कहीं ना कहीं नहीं चाहेगा बाहर घूमना, वो चाहेगा हमेशा मैं घर के अंदर बैठा रहूं, मैं बाहर ना घूमूं, ठीक है। तो इसके फेयर को, ट्रैवल के फेयर को क्या बोला जाता है? आपका होडोफोबिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, who among the following scientists is known for devising for criteria designed to establish a causal relationship between causative microbe and a disease। बोल रहे हैं कि इन चारों साइंटिस्ट में से कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था। मतलब उन्होंने ये बताया था कि मोस्ट ऑफ द डिजीज जो हमें होते हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। कौन साइंटिस्ट ने बताया था? तो वो बताया था आपके रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करी थी और इन्होंने ही आपके टीबी के बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था। टीबी के बैक्टीरिया के बारे में बताया था। इन्होंने ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं ना वो होते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। इससे पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भाई कोई डिजीज हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है। तो आपके साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, तो उन्होंने रिलेशनशिप बताया आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज के बीच में, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा रोल प्ले करा इन्होंने। बैक्टीरियम की स्टडी करी इन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी इन्होंने, बहुत ज्यादा आपकी टीबी की बैक्टीरिया की जिसका नाम क्या होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में भी इन्होंने स्टडी करी, बताया था इन्होंने, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है द कोलोनाइजेशन ऑफ एन एरिया दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय एनी इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज कॉल्ड। देखो ऐसा एरिया जो कि पहले कभी किसी भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी ने मतलब यूज नहीं करा, उस एरिया को हम बोलते बेसिकली उसको बोलते प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन इसमें होता क्या है कि देखो बहुत सारे ऐसे आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके लाइकेंस होते हैं, वो ना आपके सॉइल के अंदर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, सॉइल की आप कह सकते हो नॉर्मली सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना वो बढ़ाता है। मतलब उससे पहले उस एरिया को किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, किसी भी अदर एनिमल ने ऑक्यूपाई नहीं करा, कभी कभी भी उससे पहले ऑक्यूपाई नहीं करा, कभी भी उसको यूज नहीं करा। तो उन एरियाज को क्या बोला जाता है जो पहली बार यूज होता है या पहली बार उससे पहले किसी ने यूज नहीं करा, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इसमें मेनली आपको डिकम्पोजर्स पाए जाएंगे और इसमें आपको मेनली लाइकेन या लिचेन, आपने सुना होगा लाइकेन भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट विद डायबिटीज मैनी ऑफन वी हियर अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, व्हाट एग्जैक्टली आर दिस। देखो टाइप 1 जो होता है ना, टाइप 1 को बोला जाता है डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 को बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, मेलिटस और इंसिपिडस। तो देखो होता क्या है, मेलिटस में क्या होता है, मेलिटस में हमारी बॉडी जो होती है ना वो इंसुलिन ढंग से प्रोड्यूस नहीं करती, या तो बहुत कम करेगी या ना के बराबर। टाइप 1 में हमारी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करते हैं? आपके पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के कौन से सेल्स करते हैं?
इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन पैंक्रियास के कौन सेल्स करते हैं? बीटा सेल, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, या इन बीटा सेल को एक और नाम से जाना जाता है, इन बीटा सेल्स को जाना जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसको आप आइलेट सेल लिख सकते हो। आइलेट सेल जो होते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसको हम बीटा सेल्स के नाम से भी जानते हैं, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास। अब आप नॉर्मल एक बात समझो कि अगर हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारा उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करके हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1, या उसको हम बोलेंगे डायबिटीज मेलिटस। दूसरा होता है आपका डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन हमारी बॉडी ना हमारे खुद के सेल उसको रजिस्ट कर देते, अपनाते ही नहीं है, बोलते भाई हमें नहीं चाहिए। दोनों कंडीशन में वही तो हुआ, दोनों कंडीशन में क्या हुआ आपका कि बेसिकली पहली कंडीशन में हमारी बॉडी में बन ही नहीं रहा, दूसरी कंडीशन में हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन की कमी हो जाएगी ना। इंसुलिन की लैक ऑफ इंसुलिन को ही तो हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन टाइप 1, हाँ टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली इन टाइप 2, और टाइप 2 में हमारी बॉडी ढंग से रिस्पॉन्स नहीं करती, बनती भी तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। देखो पहला स्टेटमेंट, पहले ऑप्शन कहने के ठीक है, लेकिन हम सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन इन टाइप 1, टाइप 1 में ऐसा नहीं होता कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में बनता ही नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। बॉडी प्रोड्यूस टू लिटिल इंसुलिन इन टाइप 1, प्रोड्यूस टू मच इंसुलिन इन टाइप 2, ऐसा नहीं होता कि टाइप 2 में या इंसिपिडस में बहुत ज्यादा बनाता है, बनाता नॉर्मल ही है, लेकिन हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये ऑप्शन भी काट दो। बॉडी प्रोड्यूसेस टू मच इंसुलिन इन टाइप 1, प्रोड्यूस टू लिटिल इंसुलिन टाइप 2, टाइप 1, अच्छा दोनों में टाइप 1 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, टाइप 1 में तो आपका बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये ऑप्शन ऐसा एलिमिनेट हो गया। तो आपका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी स्टेरॉइड एक्टिविटीज। चार आपके पास वाइटामिन है, ए बी ई डी, चार वाइटामिन। कौन से वाइटामिन की लैक या डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में एंटी स्टेराइल कंडीशन आ जाती है? एंटी स्टेराइल का मतलब है इनफर्टाइल कह सकते हो, स्टेरिलिटी कह सकते हो। कौन सा वाइटामिन अगर मैं कम कंज्यूम करूंगा तो मेरी बॉडी में इनफर्टिलिटी आ जाएगी? देखो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी कमी से होता है बेरी बेरी में आपको मालूम है मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शंस होते हैं बॉडी में बहुत ज्यादा। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ओल्ड एज के लोगों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और एडल्टहुड के या किसी भी एज ग्रुप में होता है आपका ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, बहुत लेस डेंस हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। विटामिन ई की कमी से होती है इनफर्टिलिटी, विटामिन ई की कमी से होती है इनफर्टिलिटी। तो आप देख सकते हो इन चार ऑप्शन से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एंटी स्टेरॉइड एक्टिविटीज में रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो कौन सा ऑप्शन है आपके? सॉरी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो बहुत इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू, कैसे टेक प्लेस करता है? ब्लड, लंग्स, टिश्यू। द करेक्ट सीक्वेंस, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का। आपको लंग्स दे रखा है, आपको ब्लड दे रखा है, आपको टिश्यू दे रखा है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में ब्लड में, मतलब सबसे पहले हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे आता है? जैसे मैंने ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करा, हो गया मेरे नेजल कैविटी में, मेरे फेरिंग्स में, मेरे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में, मेरे ट्रैकिया मतलब विंड पाइप जो कहते हैं ट्रैकिया में, फिर ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूलस में, ब्रोंक्यूलस के बाद एट द एंड गया मेरे एल्विलाई में। तो एल्विलाई किसका स्ट्रक्चर होता है? आपके लंग्स का। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन जाएगा वो मेरे कहाँ जा रहा है? लंग्स में, सबसे पहले जा रहा है मेरे लंग्स में। अब एल्विलाई क्या काम करता है? एल्विलाई डिफ्यूजन की हेल्प से ऑक्सीजन को भेज देता है आपके पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में आपके पाए जाते हैं आरबीसी। इसका मतलब अब जो ऑक्सीजन कैरी करेगा वो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा? आपका ब्लड, तभी तो ऑक्सीडेटिव ब्लड फॉर्म होता है। अब वो ब्लड आपके वेन्स से, या बेसिकली वैसे तो आर्टरीज के थ्रू अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं, और वहां पे टिश्यू उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसका मतलब लास्ट में कहां पे जाएगा? आपके टिश्यू में। तो करेक्ट सीक्वेंस जो होगा, पहला क्या होगा? पहला होगा आपका सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड कौन सा है आपका? ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है।
एपीफाइट्स आर प्लांट्स विच डेवलप ऑन अदर प्लांट्स फॉर, देखो एपीफाइट, फाइट अगर किसी भी वर्ड के एंड में फाइट लिखा है तो फाइट वर्ड इंडिकेट करता है आपके प्लांट्स को। एपीफाइट आपके ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दूसरों प्लांट पे डिपेंड होता है, किस चीज के लिए, फूड के लिए नहीं, ना फूड के लिए, ना शेड के लिए, ना वाटर के लिए। एपीफाइट आपके दूसरों प्लांट पे डिपेंड होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इनके खुद के पास जो बेसिकली इनका जो स्टेम होता है, इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। तो बेसिकली ये आपके ऐसे नॉन पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। देखो पैरासाइटिक प्लांट भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ये ऐसे नॉन पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो कि आपके दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि उनको ऐसे कोई होल्ड करके रखे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो एपीफाइट्स नॉर्मली आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं ताकि वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन बी। Which among the following is correct about कैरियोलॉजी? कौन सा, देखो इन चारों में से कैरियोलॉजी किसको हम बोलते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा, उस वर्ड को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब था, कैरियोगैमी का मतलब था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कैरियो वर्ड जो होता है ना, कैरियो वर्ड आपका इंडिकेट करता है न्यूक्लियस को। कैरियोलॉजी में हम क्या करते हैं? कैरियोलॉजी में हम ना क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन मटेरियल्स, आपकी जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं। तो क्रोमोसोम की बात करो या जेनेटिक मटेरियल की बात करो या डीएनए आरएनए की बात करो, सब कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो ब्रेस्ट में पाए जाते हैं? क्या वो पिगमेंट्स में पाए जाते हैं? क्या वो कैंसर में पाए जाते हैं? नहीं, वो कहाँ पाए जाते हैं आपके? वो पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। चाहे मैं क्रोमोसोम्स की बात करूं, चाहे मैं क्रोमैटिक मटेरियल्स की बात करूं, चाहे मैं डीएनए आरएनए की बात करूं, कहाँ पाए जाएंगे? आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो कार्डियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी को उनको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। Who is known as the father of the world ecosystem? देखो मॉडर्न इकोसिस्टम के जो फादर थे वो आपको मालूम है, वो थे आपके कैर्लस लिनियस, क्योंकि इन्होंने टैक्सोनॉमी, आपने टैक्सोनॉमी के बारे में भी सुना होगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इन्हीं को बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी, इकोसिस्टम भी किसको बोला जाता है? आपके कैर्लस लिनियस को, कार्ल लिन को भी बोला जाता है। इनका शॉर्ट नाम होता है कार्ल लिन, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका? कैर्लस लिनियस। इनका पूरा नाम होता है कैर्लस लिनियस। What are the plants without seeds having vascular tissue? अच्छा, कौन सा ऐसा इसमें what are the plants without seeds having vascular tissue? कौन सा ऐसा प्लांट्स होता है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास सीड नहीं है? सीड नहीं है, देखो सीड दो के पास, इसमें से दो के पास सीड पाए जाते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। इनके पास सीड, इनके सीड विजिबल होते हैं, आप नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है। ब्रायोफाइट्स के पास सीड नहीं होते, ना आपके टेरिडोफाइट के पास होते, विदाउट सीड बोला गया। तो ये इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को, ठीक है, क्योंकि विदाउट सीड बोला गया। लेकिन उनके पास क्या पाया जाता है? वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम और फ्लोएम, और इनके बीच में कैम्बियम भी पाया जाता है, वो बाद में देखेंगे हम। क्या ब्रायोफाइट्स के पास जाइलम और फ्लोएम होता है क्या? इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। जाइलम फ्लोएम होता है आपके टेरिडोफाइट्स के पास। टेरिडोफाइट्स आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास सीड नहीं होता, लेकिन इनके पास जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, जिसको हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, या इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में बेसिकली आपके फर्न्स आते हैं, फर्न्स का नाम सुना होगा आपने, हॉर्सटेल का नाम सुना होगा आपने, आपने मार्सिलिया का नाम सुना होगा। ये सब आपके ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कहां पर लाई करते हैं? आपके टेरिडोफाइट्स, ठीक है। What is an enzyme? एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम आपका होता है बायो कैटलिस्ट। एंजाइम होता है आपके बायो कैटलिस्ट। जैसे आपने कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, कैटलिस्ट कोई भी ऐसे हम एलिमेंट्स या कुछ भी ऐसे हम पार्ट डालते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर जो कि उस रिएक्शन को तेज या स्लो करता है। हाँ, 80 से 90% हम कैटलिस्ट इसलिए डालते हैं ताकि रिएक्शन को तेज करे, लेकिन स्लो करने के लिए हम कैटलिस्ट डाल सकते हैं। देखो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म वर्ड का मतलब होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जितने भी, चाहे मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं, चाहे मैं एक्सक्रीशन कर रहा हूं, चाहे मैं रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा।
सारे केमिकल रिएक्शंस को सम अप करके मैं एक छोटा सा वर्ड बोल दूंगा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं उसको कौन ज्यादा कंट्रोल करता है, किसकी वजह से बहुत ज्यादा होता है, वो होता है आपके बाय कैटलिस्ट को हम एंजाइम बोलते हैं। तो एंजाइम आपके ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि आपके मेनली हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो एंजाइम क्या है आपका? कैटलिस्ट। ठीक है, इजी। The condition of the flowers in which all filaments of the stamens join into a single bundle to form a tube-like structure but anther remain free is called। एक कंडीशन होती है फ्लावर के अंदर, मान लो ये आपके एंथर इस पे ऐसे लगे पड़े बिल्कुल फ्री, और फिलामेंट इनसे अलग हो रखे, फिलामेंट इससे अलग, मतलब फिलामेंट से अटैच नहीं हो रखे एंथर, एंथर आपके फ्री है और फिलामेंट अलग जा रखे हैं। बोला गया कि इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो इस कंडीशन को बोला जाता है आपका मोनाडेल्फस। मोनाडेल्फस में ये कंडीशन होती है कि आपके एंथर जो होते हैं ना वो हर जगह से फ्री होते हैं। ठीक है, मोनाडेल्फस में आपके एंथर जो होते हैं वो फ्री होते हैं एक जगह, एक मतलब हर जगह से, और उनका जो क्या नाम है फिलामेंट होता है वो उनसे अटैच नहीं होता, फिलामेंट आपके अलग जा रहे हैं और एंथर आपके अलग जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनाडेल्फस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर नहीं होगा अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो। क्या स्पेस बिटवीन सेल्स, देखो हम आपका स्पेस थोड़ी ना करवाता फोटोसिंथेसिस, ना आपका वैक्यूल, वैक्यूल तो फूड स्टोर करता है, ना आपका गार्ड सेल भी आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता। हेल्प कौन करता है? हेल्प करता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या काम करता है भाई? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि सनलाइट की जो एनर्जी होती है ना, सनलाइट को ऐसे ट्रैप करता है। सनलाइट क्या काम करता है? आपके वाटर की ना स्प्लिटिंग करता है, आपके वाटर को स्प्लिटिंग करता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। मतलब आपका क्लोरोफिल जो होता है वो, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो सही आंसर क्या है इसमें? आपका क्लोरोफिल। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन रहे ना रहे आपके फोटोसिंथेसिस को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोरोफिल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन, चार ऑप्शन जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में काउंट नहीं होता? ठीक है, नॉट बोला गया। एन इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ ऑफ द प्लांट। देखो सेकेंडरी ग्रोथ में जो होता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ में आपका क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ना, लेटरल मेरिस्टेम, जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है स्टेम की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में हेल्प करता है आपकी स्टेम की। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है वो काम कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम हमारा थिकनेस बढ़ाता है, हाँ बढ़ाता है। कॉज बाय सेल डिवीजन लेटरल मेरिस्टेम, हाँ लेटरल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन होती है तभी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लैकिंग इन हर्बेशियस प्लांट्स, देखो आपके हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी करने के ठीक है। हमें क्या बोला? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। देखो इसमें क्या लिखा? अकर्स एट द एपिक्स और टिप्स और स्टेम्स एंड रूट्स। आपको मालूम है अगर कोई ऐसा टिश्यू जो कि मेरे टिप पर प्रेजेंट है, चाहे शूट के टिप पर प्रेजेंट है या रूट के टिप पर प्रेजेंट है, तो उसको मैं बोलूंगा एपिकल मेरिस्टेम। मैंने अभी आपको क्या बोला? सेकेंडरी ग्रोथ में जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम हेल्प नहीं करता। इसका मतलब आपका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है? आपका ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस साइज इज यूजुअली मेजर्ड इन। वायरस साइज को मेनली किस में मेजर्ड करते हैं भाई? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वायरस आपके। वायरस बेसिकली देखो, वायरस पे ना कोई भी सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होता ना। तो आप ये बोल सकते हो, सेल थ्योरी में क्या बोला गया था? आपके तीन साइंटिस्ट थे, स्लेडन, श्वान और रॉबर्ट विर्चो। उन्होंने बोला था आपका कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने, ठीक है, सभी सेल्स अपना स्पेसिफिक काम करते हैं, ठीक है, जो भी नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है पुराने सेल से होती है, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स बोले गए थे आपके सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी आपके वायरस के ऊपर अप्लाई नहीं होता वायरस के ऊपर अप्लाई। क्योंकि आप देखोगे अगर वायरस आपके इन्वायरमेंट में है तो डेड होंगे, लेकिन जैसे किसी होस्ट पे चले जाए फिर उस होस्ट के मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, लिविंग हो जाएंगे। इसीलिए ना तो इसको हम डेड में कंसीडर करते हैं ना लिविंग में, ना इसमें सेल थ्योरी अप्लाई होता है।
वायरस का जो साइज होता है वो आपके मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट होता है, 1/बिलियंथ पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। वायरसेस को मेनली आपके नैनोमीटर में नापा जाता है या मेजर करा जाता है, ठीक है। तो विच प्लांट किंगडम डज वोल्फिया, वोल्फिया आपका एक फ्लावर है, फ्लावर का नाम होता है वोल्फिया। अब मुझे एक बात बताओ, चार ऑप्शन है आपके पास, एंजियो, जिम्नो, टेरिडो, नन ऑफ दिस। इनमें से हम फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं? पूरे 5 आपके प्लांट किंगडम होता है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सभी में से फ्लावरिंग प्लांट हम किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म को। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फ्लावर है उसके पास, वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा? आपके फ्लावरिंग प्लांट विच इज आल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स। अगर आप एंजियोस्पर्म को ब्रेक करोगे तो एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो सीड इज कवर्ड विद द वॉल ऑफ फ्रूट, बेसिकली दे आर फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, दे बेयर फ्लावर, दे शो ट्रू रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है वो कौन परफॉर्म करता है? आपका फ्लावर ही परफॉर्म करता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में क्या अगर होता है, मतलब उसकी क्या वैल्यू है? क्या वो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा होती है? देखो ब्रायोफाइट्स में आपके आते हैं मोसेस, मेनली मोसेस आते हैं, लिवर वोट्स आते हैं, हॉर्नवोट्स आते हैं। इनकी ना इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, वैल्यू थोड़ी बहुत है, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये भी नहीं है कि अ लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, इतनी भी नहीं है भाई, लेकिन इनका ना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजों का फिक्सेशन करता है, बहुत सारी चीजों का फिक्सेशन करता है। वो आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो आपका कहीं कहीं ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो आपके इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपके नेचर को ठीक रखने में हेल्प करता है ब्रायोफाइट्स। आपको मालूम है ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, या आपका प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इथाइलिन या इथिलीन। इथिलीन आपका एक फाइटो हार्मोन है, फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। फाइटो इथिलीन जो होता है आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आता है, मतलब ये आपके प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एजिंग, प्लांट में जो एजिंग कॉज करता है ना, वो कौन करता है? आपका इथिलीन। प्लांट में जो एब्सिशन करवाता है फ्रूट्स का, लीव्स का, वो कौन करवाता है? आपका इथिलीन। प्लांट्स में जो फ्रूट्स की रिपनिंग करवाता है, राइपनिंग करवाता है, कौन करवाता है? आपका इथिलीन। तुम देखते क्या काम ये नहीं करवाता, नॉट अ फंक्शन, ठीक है। स्टार्च को, एसिड्स को शुगर में कन्वर्ट करता है, हाँ ये काम है इसका, स्टार्च को, मतलब स्टार्च को एसिड और शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। प्रमोट्स जर्मिनेशन सम सीरियल्स, इसको हम अभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या जर्मिनेशन करवाता है। स्टिमुलेट शूट इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, क्या वो सीड जर्मिनेशन करवाएगा, शूट इलोंगेशन करवाएगा? इसको भी हम डाउट में डाल देते हैं। फ्रूट्स रिपनिंग, फ्लावर्स विल्डिंग एंड लीफ फॉल, हाँ ये तो करवाता है, ये दो काम तो हमें कंफर्म में करवाता है। लेकिन क्या बोला इसने? प्रमोट्स जर्मिनेशन इन सम सीरियल्स, इसने बोला कि कुछ कुछ सीरियल्स में ये आपका जर्मिनेशन प्रमोट करता है, सभी में नहीं कह रहा, हाँ कुछ कुछ में ये आपका प्रमोट कर सकता है, लेकिन कहां पे करता है? खाली सीरियल्स में, ठीक है, बाकी हर जगह नहीं करता। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें क्या लिखा है? शूट इलोंगेशन। शूट इलोंगेशन का मतलब तो ये होगा ना कि भाई ग्रोथ ही बढ़ाना है पूरे शूट का, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। या सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन जो मेनली करवाता है ना, वो करवाता है जिबरलिक एसिड या जिबरलिन्स, आपने नाम सुना होगा। ये इथिलीन का काम नहीं है, जिबरलिन का काम है। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन सी जो है ना, वो है जो कि आपके इथिलीन का फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। जो कि आप देख सकते हो शूट इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन आपके इथिलीन का फंक्शन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन सी, ठीक है। The process of formation of seeds without fertilization in flowering plant is known as, ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड की फॉर्मेशन हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेसिकली आपका एपोमिक्सिस। लेकिन एपोमिक्सिस में भी आप एक बात समझो, अगर आप बाहर से एपोमिक्सिस कंडीशन को देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि एपोमिक्सिस जो है ना, वो आपके
फर्टिलाइजेशन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, क्योंकि बाहर से देखने में ऐसे लगेगा कि आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवरी स्वेल हुआ, फिर ये सीड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी सीड डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है इसका मैंगो। मैंगो के जो सीड बनते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, और जिसकी वजह से उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द मायोफिलामेंट of muscles consists primarily of two proteins. These two proteins are called, देखो बेसिकली इतना बोला जा रहा है कि मसल्स में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, उन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं। देखो तो दो प्रोटीन जो पाए जाते हैं ना, इन प्रोटीन का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसी प्रोटीन की वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो क्या वो प्रोजेस्टेरोन होगा, एस्ट्रोजन होगा? ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब फीमेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, पार्चुरेशन के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे सारे हार्मोन्स हेल्प करते हैं, लेकिन ये आपके मसल्स में थोड़ी ना पाए जाते हैं। इंसुलिन तो आपका पैंक्रियाज निकालता है, मसल थोड़ी निकालता है। प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन ये आपके मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये भी आपके मसल में नहीं पाया जाता। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन आपके दो टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि आपके मसल के अंदर पाए जाते हैं, और ये बेसिकली आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में बेसिकली हेल्प करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन सेक्स आर नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या बोला गया इसमें कि कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेक्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताता कि वो मेल है या फीमेल है, वो नहीं बताता। तो इसके लिए आप एक चीज देखो, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो पेयर में पाए जाते हैं। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, वैसे तो पेयर में ही पाए जाते हैं, हर जगह पेयर में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे तो ऐसे 1 1 2 2 3 3 ऐसे करते करते 21 21 22 22 23 23। हमारे पास ह्यूमन के पास कितने पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, 23 पेयर। 23 पेयर का मतलब है 2 इंटू 23, मतलब हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ठीक है, दो पेयर होते हैं हमारे क्रोमोसोम के, एक और ऐसे दो। तो याद रखना, एक से लेकर के जो 22 पेयर होते हैं, 1 से लेकर के जो 22 पेयर होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम। 23rd पेयर जो होता है ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आपके सेक्स बताता है कि अगर आपका एक्स एक्स है तो ये क्या होगा आपका फीमेल, अगर आपका एक्स वाई है तो ये क्या होगा आपका मेल। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कैरेक्टरिस्टिक बताता है अदर देन सेक्स। सेक्स तो आपको खाली 23rd क्रोमोसोम बताता है ना, तो इसको छोड़ करके क्या है, इसको छोड़ करके आपके कौन से, ये एक से लेकर के जो 22 पेयर है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोजोम। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजोम। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा, इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, बेसिकली ऑटोजोम्स होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइबोसोम प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है, लाइसोसोम आपके सुसाइडल बैग होता है, स्पर्मेटोसाइट आपके जो स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है, स्पर्म के सेल्स जो होते हैं उनको स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है each of the following is a cell organelle except one, which one of these is not a cell organelle। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। लाइसोसोम भी आपका एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, इसमें फिर स्मूथ और रफ होता है जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है, और लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। तो ये भी आपका एक क्या होता है बेसिकली, ये भी आपका एक सेल ऑर्गेनेल है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। लेकिन साइटोप्लाज्म जो है ना, साइटोप्लाज्म आपके सेल ऑर्गेनेल नहीं होते, बल्कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है जिसके अंदर आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म किसका पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म आपका पार्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, प्रोटोप्लाज्म। किसी भी वर्ड के एंड में अगर प्लाज्म लगा है तो प्लाज्म वर्ड इंडिकेट करता है कि या तो उसका नेचर जेल लाइक होगा या तो उसका नेचर लिक्विड लाइक होगा, ठीक है। साइटो मींस हो गया आपका सेल, प्लाज्म मींस हो गया आपका लिक्विड। सेल के अंदर जो मेन लिक्विड पाया जाता है
जो कि न्यूक्लियस को कवर करता है चारों तरफ से, इट कवर्स द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटसाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वो आपका सेल ऑर्गेनेल नहीं है, बल्कि सेल ऑर्गेनेल आपके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन साइटोप्लाज्म सी। एक आपके कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, उसने एक ऐसे वुमेन से शादी करी जो कि नॉर्मल है, मतलब वो कलर ब्लाइंड नहीं है वुमेन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो हमने इसका एक चार्ट बनाते हैं। अगर आपका एक कलर ब्लाइंड मैन है तो वो होगा ऐसा, कलर ब्लाइंड का जीन उसके एक्स क्रोमोसोम पे लग जाएगा, और नॉर्मल विमेन है तो उसके जीन होंगे ऐसे। अगर मैं इसके गैमेट्स निकालूंगा तो उसका गैमेट कैसे निकलेगा, एक एक्स सी निकलेगा और एक निकलेगा वाई। इसको दोनों नॉर्मल निकलेंगे क्योंकि फीमेल तो आपकी नॉर्मल है। अगर मैं इनकी मेटिंग करवाऊंगा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के आसपास सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन बीइंग, तो उसी वे में हम करेंगे इसे। इसका एक एक्स सी, इसका एक एक्स, तो इसमें जो डॉटर होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। कैरियर का मतलब है कलर ब्लाइंड वो डॉटर नहीं होगी, लेकिन वो अपने बच्चों को फैला सकती है, वो मतलब आगे ट्रांसफर कर सकती है। सेम इसका एक जीन दोबारा, इसका एक्स, तो दोबारा से क्या बनाइए, दूसरी डॉटर भी ऐसी होगी जो कि कैरियर होगी। कैरियर खुद को डिजीज नहीं, लेकिन आगे अपने बच्चों को फैला सकती है। इसका एक वाई, इसका एक एक्स, तो ये होगा नॉर्मल एक्स वाई, मतलब ये होगा आपका नॉर्मल सन, इसको कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। इसका एक वाई, इसका एक एक्स, दोबारा से जो ये सन होगा आपका, सन कैसा होगा आपका, कलर ब्लाइंड नहीं होगा। ये इसमें दो नॉर्मल सन बनेंगे और दो कैरियर डॉटर बनेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो चेक करते प्रोबेबिलिटी है क्या कहीं, ऑल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड, नहीं। ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड, नहीं। ओनली द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, नहीं। हाफ द ग्रैंडसन, से ग्रैंडसन्स पे क्यों जा रहे हैं, ये भी नहीं। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो हमारे चार ऑप्शंस कट है, हो सकता है कि कभी कभार ऑप्शंस नहीं दे रखे होते, तो इसमें आप लिख सकते हो, आप अपना खुद का ऑप्शन बना लो, क्योंकि इन ऑप्शन के हिसाब से कुछ आंसर निकल नहीं रहे, लेकिन हमने ये सही करा है, बिल्कुल ये मेथड सही करा है हमने। आप इसके रिगार्डिंग देखना, हो सकता है कि कभी कभार मिसप्रिंटिंग हो जाती है। तो हम चौथा ऑप्शन क्या बना लेंगे इसमें, daughters will be carrier and sons will be normal। ये ऑप्शन सबसे एक्यूरेट है कि इसमें डॉटर जो होंगी वो होंगी आपकी कैरियर, और बेसिकली सन जो होंगे वो होंगे आपके नॉर्मल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप लिख लेना, क्योंकि इसमें चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, और इनमें से कोई भी करेक्ट भी नहीं है, सारे इनकरेक्ट है इसमें, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ई। मतलब होता तो नहीं, लेकिन ये कर लो, कोई बात नहीं। Into which of the following acids is glucose broken down to first stage of carbohydrate metabolism? देखो, जब ग्लूकोज जो होता है ना, एक प्रोसेस का नाम सुना होगा आपने, ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो आपके साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि आपका ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज होता है आपके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। पायरुवेट होता है आपके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और ये आपकी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि एट लास्ट ये आपकी किसमें फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, एटीपी फॉर्मेशन में। तो ग्लूकोज जो होता है ना, या तो पायरुवेट लिखा आंसर में लिखा होगा, या तो लिखा होगा पायरुविक एसिड। तो हमारे में पायरुवेट ना लिख करके पायरुविक एसिड लिखा है, जो कि दोनों ही ऑप्शन सही है, या तो पायरुवेट होगा या पायरुविक एसिड। लैक्टिक एसिड नहीं बनता। लैक्टिक एसिड तब बनता है जब आपके पायरुवेट के बाद हम कंडीशन निकालते हैं कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन सकते हैं भाई, ये तो आपके दोनों ऑर्गेनिक एसिड है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपका ग्लूकोज जो होगा ऑक्सीडाइज होकर के सीधा ऑर्गेनिक एसिड बना दे, और तो आपकी बॉडी में दिक्कतें आ जाएंगी बहुत ज्यादा। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, पायरुविक एसिड या पायरुवेट कह सकते हो आप। हॉर्मोन्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। हॉर्मोन्स आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने। एज फार एज आर प्रेजेंट नॉलेज एक्सटेंड्स, हॉर्मोन्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस। नॉर्मली इतना पूछ रहा था, इन चारों में से किस सब्सटेंस में आपके हॉर्मोन्स नहीं पाए जाते। हॉर्मोन्स आपके प्रोटीन में पाए जाते हैं, अच्छी बात है, प्रोटीन में पाए जाते हैं, पेप्टाइड्स में भी पाए जाते हैं,
स्टेरॉइड्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन आपके न्यूक्लिक एसिड में कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड में आपका पेंटोज शुगर होता है, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन कोई भी हार्मोन नहीं होता। तो हार्मोन्स जो एब्सेंट होता है वो हार्मोन्स कहां पर एब्सेंट होते हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड में कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन which of the following provides a general barrier to movement of molecules? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए जनरल बैरियर कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्रोवाइड करता है आपका फॉस्फोलिपिड। लिपिड ही होता है बेसिकली एक तरीके का, फॉस्फोलिपिड। लिपिड आपके ऐसे फैट्स, लिपिड्स आपके ऐसे फैट होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल फैट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिपिड। अगर लिपिड में कोई फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ जाए ना तो उसको हम बोल देंगे फॉस्फोलिपिड, लेकिन है वो लिपिड ही। लिपिड ही आपके जनरल बैरियर प्रोवाइड करते हैं आपके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपका ऑप्शन ए, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद 3x क्रोमोसोम, देखो 3x क्रोमोसोम, एक्स एक्स एक्स, 3x इज लाइकली टू बी, वो क्या हो सकता है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में कि नॉर्मल एक फीमेल होती है, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है तो एक सिंगल एक्स बचता है उसमें। आपने ट्रांस फीमेल का नाम सुना होगा ना, उसको हम टर्नर सिंड्रोम ही बोलते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? वो मेल होता है लेकिन उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है आपका एक्स एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स वाई है ये वाई। ये होता है आपका ट्रांस मेल होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉर्मल फीमेल होने के लिए तो एक्स एक्स होना चाहिए ना, तभी आपकी क्या होगी? नॉर्मल फीमेल। लेकिन हमें क्या बोला है? मतलब ये ऑप्शन भी आपका कट, ये भी कट और ये भी कट, तो एलिमिनेट कर दो ना सीधा सीधा। तो आपका बचा क्या? आपका एक एबनॉर्मल फीमेल होगी। एबनॉर्मल फीमेल क्या है? देखो नॉर्मल फीमेल के पास तो एक्स एक्स होता ही है, उसमें अगर एक और एक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक में ऐड हुआ है ना, तो वो फीमेल कैसे होगी? आपकी एबनॉर्मल होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, genes are able to control a cell's fate by determining the synthesis of, जीन्स, हमारे जीन्स जो होते हैं जो कि हमारे कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, वो किसी भी सेल का फेट कंट्रोल करते हैं कि सेल के साथ आगे क्या होना है। कैसे कंट्रोल करते हैं बेसिकली? क्या वो फैट से करेंगे? भाई फैट हमारे सेल का क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ करेगा, अदर जीन्स भी कुछ नहीं करेंगे भाई। एंजाइम्स, एंजाइम्स हमारे सेल का फेट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं कैसे, तो आपने नाम सुना होगा लाइजोसोम का। लाइजोसोम के पास ना दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एक पाया जाता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम। और क्या काम करता है? जैसे ही कोई सेल इन्फेक्टेड है या कोई सेल बहुत ज्यादा ओल्ड है तो लाइजोसोम ना अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकालता है और आपके सेल को बर्स्ट करवा देता है, फटवा देता है, सेल को मार देता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे जीन्स जो होते हैं वो एक फैक्टर रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स हमारे सेल्स का फेट कंट्रोल कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द एम्फीबियंस आर पोजेस आइलिड्स, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द एयर इन देम। दूसरा स्टेटमेंट है एनिमल्स व्हिच पोजेस पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स आर इंक्लूडेड इन सुपर क्लास स्पीशीज या पाइसेस। देखो एम्फीबियंस जो होते हैं ना, एम्फीबियंस के पास आईलिड होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एम्फीबियंस का मतलब है कि जमीन पर भी रहेंगे, पानी के अंदर भी रहेंगे। तो पानी के अंदर जाने के लिए उनके पास एक एक्सटर्नल आईलिड होना चाहिए। हाँ होना चाहिए भाई। अब देखो बहुत सारे ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनके एक एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम, देखो टिम्पैनम वर्ड इंडिकेट करता है आपके ईयर को, एक्सटर्नल ईयर को। आपने सुना होगा ना जो हमारा ईयर ड्रम होता है, अंदर का ईयर ड्रम, इनको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनम वर्ड ही किसको इंडिकेट करता है? आपके एक्सटर्नल ईयर को। तो हाँ आपके एम्फीबियंस के पास टिम्पैनम पाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एनिमल विच पोजेसेस पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स आर इंक्लूडेड इन सुपर क्लास पाइसेस। देखो पाइसेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है विदाउट जॉ जिसको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं या उसको हम एग्नेथा भी बोलते हैं, एक होता है विद जॉ जो आपके नॉर्मल फिश होते हैं, विद जॉ होते हैं। तो देखो इन दोनों के पास ही पेयर्ड, इन दोनों के पास ही पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों फिन्स पाए जाते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों फिन्स पाए जाते हैं। तो हाँ भाई ये स्टेटमेंट भी सही है आपका, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सही कौन सा होगा? आपका ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज डैश। देखो सेमाइनल वेसिकल से आपका कौन सा निकलता है, आपने नाम सुना होगा एक डक्ट जिसको हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। आपने नाम सुना होगा मेल के अंदर एक सर्जरी होती है उसको हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में आपके वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है या फिर टाई कर दिया जाता है ताकि आपके स्पर्म्स आगे ना जा पाए और ना आपके यूरिथ्रा में जा पाए, ना आपके पीनेस से डिस्चार्ज हो पाए या इजैकुलेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से जो आपका ट्यूब निकलता है उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, उस ट्यूब को हम बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा आपका वास्ट डिफरेंस। अब वो किस में जाकर के खुलता है, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा में कैसे खुल रहा है आपके, इजैकुलेटरी डक्ट। आपको मालूम है यूरिथ्रा जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन या स्पर्म आप कहते हो, लेकिन सीमेन बोलो। सीमेन आपका लिक्विड लाइक नेचर होता है, स्पर्म आपके लिक्विड लाइक नेचर नहीं होता, सीमेन होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सीमेन जो निकलता है आपके पीनस के थ्रू, यूरिथ्रा में के थ्रू जो डक्ट निकलता है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पर आएगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट और यहाँ पर आएगा आपका वास्ट डिफरेंस। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन बी। फर्स्ट में वास्ट डिफरेंस और सेकंड में इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, the name of the ductless glands which secrete their product into the circulatory system। देखो डक्टलेस ग्लैंड का मतलब है, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। इन ग्लैंड्स के पास ट्यूब नहीं होता, ट्यूब उनके पास होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ब्लड का या दूसरी जगह पे हार्मोन का सिक्रेशन करना है, एक स्पेसिफिक जगह पे करना है। लेकिन भाई अगर मेरे पास डक्ट ही नहीं है तो मैं अपना सिक्रेशन को सीधा ब्लड में छोड़ दूंगा ना, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ऐसे कौन से ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास ट्यूब्स नहीं होते, डक्ट्स नहीं होते और वो अपना सिक्रेशन, अपना हार्मोन सीधा का सीधा ब्लड में रिलीज कर देते हैं। तो उन ग्लैंड्स को बोला जाता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है और ये अपना सिक्रेशन सीधा ब्लड में छोड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको पैंक्रियाज का बताऊं, पैंक्रियाज बहुत मस्त एग्जांपल है। पैंक्रियाज आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। पैंक्रियाज अपना इंसुलिन जो निकालता है वो सीधा ब्लड में निकालता है, मतलब इंसुलिन के टाइम को कैसे काम करता है, एंडोक्राइन। लेकिन अगर मैं पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन की बात करूं तो पैंक्रियाज एक और चीज निकालता है उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है आपका। पैंक्रियाटिक जूस आपके 3 टाइप के होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो पैंक्रियाज आपका ऐसा ग्लैंड होता है जो कि एक्सोक्राइन तरीके से भी काम करता है और एंडोक्राइन तरीके से भी काम करता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप पैंक्रियाज का ले सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। तो इसका जो सही ऑप्शन होना था वो एंडोक्राइन होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी स्प्लिट्स वाटर मॉलिक्यूल्स लीविंग अ बाय प्रोडक्ट व्हिच इज रिलीज्ड, द बाय प्रोडक्ट इज। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है भाई, जैसे ही आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग होता है ना, तो भाई एक हाइड्रोजन निकल गया और एक ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ऑक्सीजन जो निकलता है ना वो होता है आपका सबसे पहला बाय प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट स्टेज में जो आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, मीथेन नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, हाइड्रोजन नहीं निकलता, आपका क्या निकलता, सबसे पहले निकलता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आपके सामने एक डायग्राम है, इसको हम बोलते हैं, इस डायग्राम को हम बोलते हैं हॉर्स टेल। याद करो हमने प्लांट किंगडम जब पढ़ा था ना, तो प्लांट किंगडम में मैंने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम में एक आपका किंगडम होता है टेरिडोफाइट, थैलो ब्रायो टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, फर्न्स बताए थे, मार्सिलिया बताया था, फॉसिल बताया था। तो होता क्या है, ये हॉस्टेल का डायग्राम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टेरिडोफाइट। लेकिन ना तो यहाँ पे हॉस्टेल लिखा है ना यहाँ पे टेरिडोफाइट लिखा है, तो किससे बिलोंग करता है। वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विसीडम, इसको हम इक्विसीडम बोलते हैं। ठीक है, इक्विसीडम का ही नाम क्या होता है आपका हॉस्टेल होता है और वो किसमें लाया करते हैं आपके टेरिडोफाइट। आप देख सकते हो इनका जो थोड़ा लीफ का स्ट्रक्चर होता है ना हॉर्स के टेल की तरह, जिसकी वजह से इनका नाम ही क्या पड़ा आपका हॉर्स टेल।
तो इनका नाम याद रखना, इक्विसीटम बोलते हैं इनको, और किस में लाई करते हैं आपके टेरिडोफाइट्स में, कॉमनली आपके फॉस्टेल कहलाते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गाइड्स पॉलन ट्यूब टू इनटू मैच्योर एम्ब्रियो सैक। आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके पॉलन ट्यूब, यहां से ना साइड से पॉलन ट्यूब आता है, उसको गाइड करता है कि भाई मेरे पास एक्सेल है, उसको आकर के फर्टिलाइज करो। ये है आपका पॉलन ट्यूब, और एक पॉलन ट्यूब में आपके दो मेल गैमेट या दो पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं, एक मेल गैमेट में आपके दो पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर से पॉलिनेशन हुआ, स्टिग्मा पर लैंड करा, फिर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, वहां से फिर ट्यूब फॉर्मेशन हुई। अब हमें क्या मालूम, या पॉलन ग्रेन्स को क्या मालूम कि भाई एक्सेल कहां पर है। कभी कभार क्या होता है कि ये राइट चले जाते हैं, लेफ्ट चले जाते हैं, यूटर्न लेकर के बाहर चले जाते हैं, बहुत टाइम बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर इनको मिलता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो इनको बताता है कि भाई मेरे पास एक्सेल, उनको आकर के फर्टिलाइज करो। तो उस फैक्टर का नाम होता है, वो फैक्टर जो होता है ना, देखो ये आपके दो बड़े बड़े क्या है, सिनर्जिट्स। ये आपके कौन सा सेल है, ये दोनों आपके सिनर्जिट्स हैं, ये है आपके सिनर्जिट्स। सिनर्जिट के जस्ट ऊपर ये है आपका एग सेल, जो सबसे मेन सेल होता है। बीच में ये होता है आपका सेंट्रल सेल। ऊपर के तीन जो होते हैं आपके एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। तो जैसे ही आपका पॉलन ट्यूब जो होता है पूरे ओवरी में घूमता रहता है, तो लास्ट में कांटेक्ट में आता है सिनर्जिट के जस्ट नीचे। देखो सिनर्जिट के जस्ट नीचे ये ना एक बहुत मोटा थिक टिश्यू होता है, थिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, थिक टिश्यू को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। इस थिक टिश्यू को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस, और यही स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म एपैरेटस ही क्या करता है, जैसे ही आपके पॉलन ट्यूब इसके कांटेक्ट में आते हैं ना, फिलीफॉर्म एपैरेटस पॉलन ट्यूब को बता देता है कि भाई मेरे पास एक्सेल है, और आकर के आप इसको फर्टिलाइज करो, ठीक है। तो क्या काम करता है फिलीफॉर्म एपैरेटस, बेसिकली इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब टू रीच एक्सेल। कौन गाइड करता है उसको, ये नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। और इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो अगर आप ऑप्शन बी देखोगे, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ऑप्शन सी को, इस वाले स्ट्रक्चर को, आपके फिलीफॉर्म एपैरेटस को। तो ये बेसिकली जो आपका डायग्राम था, ये डायग्राम था आपका एक ओवरी कह सकते हो आप, ओवरी के अंदर ओव्यूल, या इसको आप एम्ब्रियो सैक बोल सकते हो। और ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर का नाम होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो 7 सेल है इसमें, 1 2 3 4 5 6, और बीच में जो ये है ना, ये सेंट्रल सेल, ये सेल सिंगल ही होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस दो होते हैं, सिंगल सेल डबल न्यूक्लियस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन, बाय न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो सेंट्रल सेल आपका क्या होता है, सेल तो इसके पास न्यूक्लियस दो है, इसलिए आपके सेल तो 7 रहेंगे, लेकिन आपके न्यूक्लियस कितने हो गए, आपके 8, ठीक है। ये आपके प्लांट रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं ये टॉपिक आपके, ठीक है, फ्लावर के अंदर। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन सी, फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो बेसिकली आपके जो टोटल क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं हमारे। तो मैंने सभी क्वेश्चंस को पहले पढ़ा, फिर उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवाया आपको, फिर आपके उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाया। होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपने देखे कि क्वेश्चंस आपके बहुत वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस थे, तो आपको मालूम चल गया होगा कि इनकी मतलब डिफिकल्टी कैसी है, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है आपके। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस और करते रहना, हम आएंगे आपकी नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे और क्वेश्चंस लेकर के बायोलॉजी के, ताकि आपको कम से कम एक मालूम चल जाए कि आपका एक लेवल क्या है, आपने तैयारी कितनी कर रखी है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास में आपके, ठीक है। तो बेसिकली आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, आज क्लास हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपकी क्लास में और भी ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स के साथ, और भी कुछ अलग अलग चीजों के साथ अगली क्लासेस में मिलते हैं हम आपसे। तो जय हिंद।